अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTH 100 अनदर सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल नंबर 35 से लेकर 38 तक, यानी कि लेक्चर 35 से 38 तक जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स और भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो काइंडली वो कर दें, ताकि मजीद जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 42 से हम स्टार्ट करते हैं कि डिफाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये क्या होते हैं? अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो क्वांटिफाई हो सके। क्वांटिफाई का मतलब होता है कि उसको हम मेजर कर सकें एग्जैक्टली नंबर्स की फॉर्म में। तो आप देखें कि ऐसे वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं कि व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड numerically such as age, weight, income और number of children etc। अब ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे एज है, वेट है एक्सेट्रा, इन सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको आप न्यूमेरिकली बताते हैं, यानी किसी दूसरे बंदे को अगर आप बताएंगे तो न्यूमेरिकली आपको बताना पड़ेगा। सिमिलरली क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं? ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। इसमें आप न्यूमेरिकली चीजों को नहीं बताते बल्कि आप उसकी क्वालिटी को बताते हैं। तो इसको आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल सच एज कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका सेक्स क्या है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आई कलर क्या है, क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, पॉवर्टी है, सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते बल्कि आप उसको क्वालिटेटिवली बता रहे होते हैं। तो such a variable is referred to as a qualitative variable. A qualitative characteristics is also called an attribute. उसी के subsequent में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 41 के classify the following as qualitative or quantitative variable. इसका फर्स्ट पार्ट है कि वेट मेजरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। जाहिर है जब आप स्टूडेंट्स का वेट मेजर करेंगे तो वो किसी नंबर की फॉर्म में करेंगे, तो ये आपका क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है। सेकंड है रेस ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी एक मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनकी नस्ल क्या है। तो जात हो गई, बरादरी हो गई, ये सारे क्वालिटेटिव होते हैं, इसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं करते हैं। लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ 1000 पर्सन फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट है उसको कितने लोग जो है पसंद करते हैं और कितने नापसंद करते हैं, तो ये भी एक क्वालिटेटिव होता है क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ अ सिटी, यानी एक्सपेंडिचर जो है सर्वेंट्स की, गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी कितनी है। तो एक्सपेंडिचर जब करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो वो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, तो ये भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। और कलर आइज ऑफ 1000 पर्सन, तो कलर आइज जो है, कलर जो कोई भी हो, वो एक क्वालिटेटिव होता है, उसको हम न्यूमेरिकली तो मेजर नहीं करते हैं, तो दिस इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। नेम क्वेश्चन नंबर 43 है कि नेम 5 फील्ड्स वेयर स्टैटिस्टिक्स कैन कंट्रीब्यूट। नाउ स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ज्यादा शोबों में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आपने सिर्फ 5 फील्ड्स ऐसे बताने। तो इसको अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो आपको काफी सारी वो लिस्ट बता देगा। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ आंसर मैं बता देता हूँ कि बिजनेस है, इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड मेडिसिन, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, नेचुरल रिसोर्सेज है, एजुकेशन, गवर्नमेंट, मीडिया एंड लॉ एक्सेट्रा। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं जो जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन वैसे दिखने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन इनका जो आंसर है बहुत इजी होता है अगर आपको तरीकाकार मालूम हो। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, यानी ऊपर एक क्लासेस दी हुई है 50 से 59, 60 टू 69, और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का फाइंड आउट करना है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि 3 कॉलम्स बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम क्लासेस को लिख लेते हैं विच इज दिस, और उसके आगे सेकंड कॉलम में तमाम फ्रीक्वेंसीज को लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको आपने ऐड कर देना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आता है, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 है, तो 11 प्लस 3 14, तो 14 को हमने आगे लिख दिया। इसी तरह 19 है थर्ड फ्रीक्वेंसी, तो 19 प्लस 11 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 33, उसको हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया, एंड सो ऑन। यानी हर फ्रीक्वेंसी को आपने जब लिखना है तो उसके प्रीवियस जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उन सबको ऐड करके आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखते जाना है। तो आखिर में ये 96 पे जो है ये खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो।
अब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है गिवन है, नीचे क्लासेस दी हुई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कैसे करते हैं? सो टू कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यू मस्ट डिवाइड ईच फ्रीक्वेंसी वैल्यू बाय द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर आप ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन सब को टोटल करें, विच इज 6 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 21, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 87 आएगा। तो हमने क्या करना है, हर फ्रीक्वेंसी को 87 से डिवाइड करते जाना है, तो आपका क्यूमुलेटिव जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने सबको डिवाइड किया हुआ है, 6 डिवाइडेड बाई 87, 11 डिवाइडेड बाई 87, फिर 15 डिवाइडेड बाई 87 एंड सो ऑन 21 डिवाइडेड बाई 87। अगर आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेटर से इसकी डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो दिस विल बी इनफ। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 आज के लेक्चर का, कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज्ड बाय 2%, 2.5, 2.25% एंड 3% इन 3 कंसेक्टिव ईयर्स। यानी पहले साल में जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो 2% है, दूसरे साल में 2.25% सैलरी इंक्रीज हुई है और तीसरे साल में 3% जो है वो सैलरी इंक्रीज हुई है। सो व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ सैलरी? अब ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज फाइंड आउट करने का है। अगर आप गौर करें तो एवरेज जो है 3 किस्म के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमने 3 पढ़े हुए। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं रियल लाइफ में वो अर्थमेटिक मीन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा सुटेबल है। वजह इसकी ये है कि ज्योमेट्रिक मीन इज एप्रोप्रिएट व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड। यानी जब आपने मल्टीपल टाइम पीरियड के दौरान एवरेज ग्रोथ रेट निकालनी हो तो ज्योमेट्रिक मीन इज अ मोर एप्रोप्रिएट मेथड। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें कि मल्टीपल टाइम पीरियड दिया हुआ, यानी 3 साल है और एवरेज ग्रोथ रेट आपने निकालनी है इसमें भी, तो आपने ज्योमेट्रिक मीन ही इसमें यूज करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप फॉर्मूला देखें, अगर ये है होता है x1 अप टू xn, यानी x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय xn की पावर 1/n, वेयर x1 अप टू xn ये ग्रोथ रेट्स होते हैं जो कि गिवन होंगे, एंड n इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड, जो कि हमारे केस में क्योंकि 3 कंसेक्टिव ईयर है तो n हमारे केस में 3 होगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें हमारे क्वेश्चन के मुताबिक तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बन जाएगा 2% मल्टीप्लाई बाय 2.25% मल्टीप्लाई बाय 3% रेज़ टू पावर 1/3, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो 2.38% जो है इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज क्योंकि हमने लिखना है इस वजह से, क्योंकि हमने जो इसमें डाटा सेट वैल्यूज पुट की हैं फॉर्मूले में वो परसेंटेज की फॉर्म में ही पुट की हैं। So this is the average growth rate of a salary using the geometric mean which is 2.38%। और अगर आप सेम रिजल्ट अर्थमेटिक एवरेज का जो फॉर्मूला है उससे यूज करेंगे तो तकरीबन मिलता जुलता आंसर ही आएगा विच इज 2.4% अप्रोक्सीमेटली। तो आज के लेक्चर में आज यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।